रेडियो रांची आप सुन रहे हैं हमारा ये स्पेशल शो जिसका नाम है बातों बातों में। और बातों बातों में हम अपने समाज के उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हम मोटिवेट हो सकें, हमारे छात्र मोटिवेट हो सकें और उससे सबक लेते हुए लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और आज हमारे स्टूडियो में भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस के श्री नीरज कुमार जी आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और रांची में बताऊं कि अभी इनका दायित्व जो है रेल मंडल रांची में, यह है चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, साथ ही साथ सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर। सर, ये तो बहुत बड़ा बड़ा पद है, क्या करना पड़ता है इसमें? देखिए, रांची रेल मंडल का मैं जो परिचालन ट्रेनों को होता है, आप कह सकते हैं कि रांची रेल मंडल या रांची शहर में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, अगर वो लेट हो रही हैं तो भी मेरी जिम्मेदारी है और समय पे चल रही है तो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उसी विभाग का HOD हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और परिचालन, और साथ ही मुझे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है रांची रेल मंडल का, उसका भी मैं विभाग देख रहा हूँ, उसका भी HOD हूँ। तो ये दो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर दी गई हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों जिम्मेदारियों को मैं जहां तक हो सके उसको पूरा करूँ। ये तो बहुत ही सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, मुझे लगता है ये दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो जनता के साथ बातचीत करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और दूसरा है कि रेल सही समय पर चले। और जहां तक हम लोग जानते हैं, रांची में हम लोग रहते हैं कि रांची रेल मंडल में जो ट्रेनें हैं वो तो बहुत ज्यादा ही समय पर चला करती है। कोशिश ये रहती है कि जहां तक हो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि खासकर कोहरे की वजह से अगर कुछ ट्रेनें लेट आ रही हो तो कोशिश ये रहती है कि कुछ हम लोग मेकअप करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब रिटर्न उस ट्रेन को जाना होता है तो कोशिश ये करते हैं कि समय पे ही ट्रेन खुले। उसके लिए हम लोगों को अपनी जो ट्रेनिंग होती है, काउंसलिंग होता है, ये तमाम तरह की जो सिस्टम बन रखा है रेलवे का, काफी रोबस्ट और काफी इलेबोरेट सिस्टम बन रखा है, तो वो हम लोग पालन करते हैं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, स्नेह प्रेम से बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है ये। जैसा कि रांची में बताऊं कि नीरज कुमार जी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा जानना चाहेंगे झारखंड में आपका घर कहाँ है? और जी, मैं रांची से ही बिलोंग करता हूँ और यहीं की पैदाइश है, मैं यहीं बॉर्न हुआ हूँ। और स्कूलिंग की अगर बात की जाए तो मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ सेल टाउनशिप में है, मैं वहाँ से क्लास 10th भी किया 95 में। उसके बाद क्लास 12 भी वहीं से मैंने किया, और वो करने के बाद फिर मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ चला गया मैं। और हैदराबाद के पास एक जगह है वारंगल, वहाँ चला गया मैं। और वहाँ से करने के बाद फिर मुझे कैंपस प्लेसमेंट होता है, सिलेक्शन होता है लोगों का, तो उसमें भी एक जॉब मिला फरीदाबाद में। लगभग 2 साल मैंने जॉब किया। फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का थोड़ा सा था मुझे, चलिए कुछ किया जाए डिफरेंट। यंग था उस समय, मैंने सोचा कि चलो उसको कर लिया जाए। तो फिर मैंने जॉब वगैरह थोड़ा छोड़ दिया और फिर सिविल सर्विसेज के प्रति आया मैं। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, सबके स्नेह से हुआ, तो फिर मैं आपके सामने हूँ। ठीक है। ये सही बात है, आपने रांची से ही पढ़ाई लिखाई करके और आज एक बहुत ही प्रतिष्ठित कार्य में भारतीय रेल में हैं। भारतीय रेल तो हम लोग कहते हैं कि यह सभी लोगों के लिए एक पब्लिक ट्रैवल सिस्टम में सबसे ऊपर रहता है। डेफिनेटली जहाँ तक इंडियन रेलवे का सवाल है, लाइफ लाइन है कंट्री की, और नहीं सिर्फ ये एक जगह से दूसरे जगह जाने का एक माध्यम है, बल्कि अगर हमें सामान लेकर जाना है या कुछ सामान कहीं से मंगवाना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। वो सामान केवल सामान नहीं है, वो फूड ग्रेन है, वो हमारे किसानों के लिए बीज लेकर जाना है, फर्टिलाइजर लेकर जाते हैं, खाने पीने की सामान हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयां जा रही हैं, और ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, अगर रांची की बात की जाए तो कई सारे हमारे ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, SUVs आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं, और लोगों को तो मूवमेंट कहते ही हैं। और नहीं सिर्फ यहाँ से बड़े शहरों में, बल्कि छोटे जगहों पर, जैसे यहाँ से आपको लोकल जो ट्रैवल है उसमें भी रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और योगदान रहता है। और साथ ही जो लोकल यहाँ के लोग हैं और जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी चूंकि थोड़ा सा सस्ता रहता है, मीडियम ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है काफी चीप है, तो उनके लिए बहुत हेल्प मिलता है एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए। और
आजकल तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए या किसी भी प्रकार का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई सालों से प्ले कर रहा है और आगे भी बिल्कुल करता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि रेलवे अगर एक दिन ठप हो जाए ना तो पूरा देश ही ठप हो जाए। मतलब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी रेल पर है। जी जी। और रांची डिवीजन जो है वह काफी नाम कमा रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि साफ सफाई भी काफी अच्छी रहती है। ये बहुत चुनौती होती है रेलवे में। क्या चुनौतियां आपको महसूस होती हैं आज के दौर में? देखिए, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट तो चुनौती अगर रांची रेल डिवीजन या कहीं की भी अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है कि ट्रेनें समय पे नहीं चलती हैं। तो ये हम लोगों का, और चूंकि मैं उस परिचालन विभाग से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दायित्व होता है कि ट्रेनों को सही समय पे स्टार्ट किया जाए और सही समय पे उसको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एफर्ट लगाया जाए। तो उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी जो टीम रहती है, मतलब अगर रांची रेल मंडल की भी बात की जाए तो यह है कि बहुत लंबी चौड़ी टीम है जो जिनका दिन रात ये 24 घंटे का काम है और दिन रात लगे हुए हैं कि ट्रेनों का परिचालन जो है बिल्कुल समय पे हो। इसके अलावा जो पब्लिक के जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो पब्लिक, जैसे कि आप रांची स्टेशन पे अगर आते थे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस रहता था। अभी है कि एस्केलेटर्स भी लग गए हैं। हाँ। आपको जो हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष हम लोगों ने ध्यान किया, तो उनकी जरूरत की चीजें हम लोगों ने लगा रखी है। साथ ही अगर अभी स्टेशन पे आते हैं तो अभी कोविड के पीरियड में हम लोगों ने वेंडिंग मशीन्स लगा रखी है, आपको सैनिटाइजर, फेस मास्क, छोटी चीजें जैसे कि फेस साबुन हो गया, ये सब चीजें, आप फेस वॉश हो गया, ये सारी चीजें वेंडिंग मशीन के द्वारा मिल जाती हैं। व्हील चेयर्स हो गए, स्ट्रेचर्स हो गए, इनफैक्ट अब एम्बुलेंस भी 24 घंटे रांची स्टेशन पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं वो हो रही हैं। हम लोगों ने स्पेस भी रांची स्टेशन का बढ़ाया है और बाकी स्टेशन का भी साफ सुथरे में करने में, सैनिटाइजेशन में एक डिफरेंट लेवल का हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं लोगों से, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनसे हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, हम लोगों से फीडबैक लेते हैं। और एक बहुत अच्छी बात में लोगों में अगेन मिसकंसेप्शन है कि हम लोग कोई कंप्लेन कर रहे तो सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो भी कंप्लेन किया जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप रेल मदद हमारा ऐप है उसके थ्रू करें या हमें आप ट्विटर के थ्रू करें या अदरवाइज भी लिख के भी कंप्लेन, तो उस पर कार्रवाई जो होती है बिल्कुल होती है। और काफी, मतलब जिस स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ऊपर लेवल की हो या जिस भी लेवल पे हो, वो कार्रवाई उसकी बहुत होती है। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये काफी रोबस्ट और काफी स्ट्रांग बना हुआ है। हेल्पलाइन नंबर्स भी है, अगर कोई महिलाएं खासकर ट्रैवल करें, मैं आपको बता दूं, अगर रांची से अगर कोई महिला अकेले ट्रैवल कर रही है तो जब वो स्टेशन में पहुंचती है तो एक हमारी आरपीएफ की महिला विंग है जो कि उनसे बात करती है, उनसे समझती है कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जब तक वो अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए उनसे बातचीत करती रहती हैं, उनसे बारे में समझती है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सेफ एक जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया जा रहा है। जी जी, बहुत आपने अच्छी बातें बताई और सही है। हम लोग चूंकि कभी भी जाना होता है तो रांची स्टेशन से, हटिया स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ते हैं। जी। तो सामान्यतः हमें बहुत परेशानियां होती नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने अभी अपने बात में रेल मदद ऐप के बारे में बताया, हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे, रांची भी जानना चाहेगा कि रेल मदद ऐप जो है वो क्या है, कैसे उसको डाउनलोड किया जा सकता है और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है? ये आप अपने मोबाइल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको, अगर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें कोई परेशानी है, तो तुरंत आप, जैसे कि सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से आप दिल्ली, और आप जहां से भी आप ट्रैवल कर, सपोज मुगलसराय आप क्रॉस कर रहे हैं, तो जैसे ही आप बताएंगे कि ये कंप्लेन हमें फील हो रहा है, तो तुरंत ही उस पर्टिकुलर डिवीजन जहां से ट्रेन क्रॉस कर रही है उसके कंट्रोल रूम में खबर चली जाती है कि ऐसा समस्या है। और तुरंत ही डिपेंडिंग ऑन द नेचर, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो तुरंत ही उनको बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। अगर उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे डॉक्टर की टीम जो है उनको स्टेशन, अगले स्टेशन पे गाड़ी रोक के तुरंत वहां पहुंचते हैं। आरपीएफ हो और अगर महिलाएं हो तो तुरंत ही आरपीएफ की टीम, महिला बटालियन वहां पहुंचती है और उनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है उनके हिसाब से उसको रेक्टिफाई किया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो रांची जो आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम में, अभी हमारे साथ हैं श्री नीरज कुमार, IRTS हैं और रांची रेल मंडल में ये अभी चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं और सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर भी हैं। इन्होंने जब भी रेल मदद के बारे में बताया, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने प्ले स्टोर में जाकर से डाउनलोड करके इसका सदुपयोग कर सकते हैं। नीरज सर, चूंकि रेडियो खांची में कुछ गीत भी हम बजाते हैं जी, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको गाना पसंद आए, स्पेशली हम लोग बहुत पुराने सॉन्ग्स को प्ले करते हैं, तो एक कोई गाने की फरमाइश अगर आप कोई हो तो हम अपने लोगों को सुनाएं। अगर पुराने गाने की बात की जाए तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो एक
स्कूल में भी जब थे तो एक बहुत ही फेमस गाना है, गाना तो मुझे शायद अब पूरा याद नहीं होगा, लेकिन नन्हा मुन्ना राही हूँ मैं देश का सिपाही हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता था और जी काफी मतलब मोटिवेशनल भी लगता है। अभी मैं देखता हूँ तो वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला रहता है, बट इट्स स्टिल वो मेरे टाइम से भी पहले का है। जी, बहुत बहुत पहले लेकिन मुझे काफी अच्छा लगता है वो गाना जब भी मैं सुनता हूँ उसे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, सुनिए आप। और इस गाने के बाद हम लोग फिर मिलते हैं श्री नीरज कुमार जी से और बातों को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो नॉर्मली जब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के रहते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट फाइनल ईयर में होता है, और मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट फॉर्चुनेटली हुआ और मुझे एक साइंटिस्ट ग्रेड में मुझे जॉब मिला और मैं फरीदाबाद में आके ज्वाइन कर लिया कॉलेज खत्म होने के बाद। तो उसके बाद मैं जब ज्वाइन कर लिया जॉब में तो मैंने अपना जॉब वगैरह करना शुरू कर दिया, लेकिन समहाउ मुझे लगा कि शायद दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। तो फिर मैं अपने कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, कॉलेज के ही फ्रेंड्स थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ हम लोग करते हैं, अलग करते हैं। और फिर ये जो हम लोगों का जो लड़कों का जो ग्रुप था, फिर हम लोगों ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के टुवर्ड्स अपना क्या किया जाए, अगर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अगर मेहनत भी करें तो कुछ ऐसा मेहनत करें कि हाँ कुछ एक अच्छा अचीव हो, लाइफ में एक बड़ा कुछ अचीव हो। और उसमें मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज एक बड़ा एग्जाम है और उसको अगर क्वालिफाई कर लिया जाए तो एक थोड़ा सा पेरेंट्स की नजर में भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट होगी और शायद सोसाइटी में भी थोड़ी रिस्पेक्ट होगी, और एक अच्छा एवेन्यू। उतना मुझे मालूम नहीं था कि उसमें जाने के बाद क्या करना रहता है, क्योंकि किसी को मैं जानता नहीं था जब मैंने तैयारी शुरू की थी कि सिविल सर्विसेज होते कैसे हैं लोग। बट धीरे धीरे हम लोगों ने उसको समझा, देखा, होमवर्क किया अपना कि इसको तैयारी कैसे की जाती है, और फिर धीरे धीरे उस तैयारी में हम लोग उतरे। थोड़ी निराशा शुरू में डेफिनेटली लगी क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। आप दिल्ली में रहकर अगर तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, रहने की प्रॉब्लम रहती है, कई बार खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो है एग्जाम बहुत नजदीक आ जा रहा है, सिलेबस इतना बड़ा रहता है कि वो कवर नहीं हो पा रहा है, गाइडेंस जो है तो प्रॉपर नहीं मिल पाते, तो मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम रहती है। फिर हम लोगों ने उसको शॉर्ट आउट किया धीरे 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 धीरे, उसको फेलियर्स भी लगे। जब पहला अटेम्प्ट लिखा तो फिर सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्वालिफाई ही नहीं किए प्रीलिम्स, तो लगा कि ये तो प्रीलिम्स में पहले राउंड में ही छट गए, तो 3 राउंड का एग्जाम होता है तो कैसे क्वालिफाई होगा। लेकिन फिर अगले अटेम्प्ट्स में हम लोगों ने और जोर शोर के साथ उस जो फेलियर था उसे निराशा हम की तरह हम लोगों ने नहीं लिया, उसको हम लोगों ने मोटिवेशन की तरह मैंने लिया, और फिर बोला कि नहीं, अगर बिल्कुल अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति आप जो होते हैं, जैसे अर्जुन ने भी एक लक्ष्य किया था कि मुझे मछली की आंख में ही अपने तीर को मारना है, तो अगर उस लक्ष्य और उस सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, अपने इनर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर उस मोटिवेशन के साथ आप लगे तो कोई भी मंजिल या कोई भी सिविल सर्विस बहुत छोटी चीज है, ठीक है, कोई भी मंजिल या कोई भी लक्ष्य जो है आपके लिए मुश्किल नहीं है। और धीरे धीरे फिर हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ मिले, और जब रिजल्ट आया तब थोड़ा शुरू में लगा कि शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, बट लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में सिंक इन हुआ कि ठीक है हम हो गए हैं। और फिर काफी अच्छा लगा, लोग जब बधाई देते हैं, लोग जब अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अच्छा किया है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के प्रति मोटिवेटेड तरीके से नहीं लगेंगे, जुझारू तरीके से नहीं लगेंगे, तो अचीव करना बहुत ही मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत। रांची, आप जो भी विद्यार्थी मुख्य रूप से अगर सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को बातों बातों में, तो आपको ये एहसास जरूर होगा इनके बातों से कि असफलता जिंदगी का एक हिस्सा होता है जो आता है और चला जाता है और यह कुछ सिखाता है, लेकिन सफलता जो है यह जिंदगी भर के लिए रहता है। और उसी सफलता के कारण आज नीरज कुमार जी बहुत महत्वपूर्ण कार्य को भारतीय रेल में अंजाम पहुंचा रहे हैं। रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम ये एक बड़ा ही, क्योंकि हम लोग मूवीज में देखते हैं कोई ऐसी मूवी जिसमें कि रेल पर कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है और वो रेल बढ़ा जा रहा है, रोका कैसे जाए, बर्निंग ट्रेन जैसी। तो उस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम का दिखाता है कि रेल जा रहा है वहां वहां, वो बड़े सारे बटन होते हैं, पिक पिक टिक टिक, लाल हरा नीला। तो मतलब वैसे ही है या उससे कुछ अलग है? ये मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है काफी रोबस्ट बना हुआ है और डिफरेंट लेवल का सिस्टम होता है। हमारे यहाँ जैसे कि अगर रांची की बात की जाए तो यहाँ पे 45 स्टेशन हैं, सारे स्टेशन पे मल्टीपल कम्युनिकेशन सिस्टम है। सिंपल वॉकी टॉकी और VHF सेट से लेके ऑटो फोन होते हैं और दूसरे भी हमारे तरह के कम्युनिकेशन बने हुए हैं। डायरेक्ट जो हॉटलाइन कम्युनिकेशन होता है वो भी हमारे यहाँ है।
और ये बिल्कुल डेली बेसिस पे इसको चेक किया जाता है। इनफैक्ट आप हर शिफ्ट में इसको चेक किया जाता है। वो एक अलग से हमारे यहाँ सिस्टम लगा हुआ, अगर कहीं पर भी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम में फेलियर होता है तो तुरंत ही वो ब्लिंक करने लगता है कि फलाने स्टेशन या फलाने जगह का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो स्नैप कर गया है, खराब हो गया है। तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है सिविल विभाग की, वो तुरंत रेस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा रांची स्टेशन में, रांची डिवीजन में कुल 45 स्टेशन हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारे 45 स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा दे रखी गई है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर जो भी यूज करना चाहते कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस्ड है कि छोटे से छोटे स्टेशन में, आपको बता दूं कि टांगर बसली, नागजुआ, जो कि काफी इंटीरियर के स्टेशन है, पर्वतोनिया, टाटी, ऐसे स्टेशन है जो काफी इंटीरियर में है। बिल्कुल स्टेशन के पास केवल गांव ही गांव है, कोई शहर नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर वाईफाई अवेलेबल है और जो लोग वहां से ट्रेवल करते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम रहता है जो कि हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस में रहता है रांची में। तो वहीं से सारी चीजों का, ट्रेन का मूवमेंट कंट्रोल होता है। वो हम लोग कंप्यूटर पे देख भी सकते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ मूव की है, कैसे मूव करना है, कौन सी ट्रेन आगे करनी है, कौन सी ट्रेन पीछे करनी है। क्योंकि जब ट्रेन चल रहा होता है तो उसमें मालगाड़ियां भी हैं, कोचिंग गाड़ियां भी, और उत्तराखंड की बात की जाए तो ये स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आप में यूनिकनेस आपको खुद ही मिल जाएगा कि जो भी स्टेशन या जो भी डिवीजन एक अगर स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी महत्वता अपने आप में बढ़ जाती है। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि जहाँ तक रांची डिवीजन की बात है या स्टेट कैपिटल की बात करें तो यहाँ से लगभग हर डायरेक्शन के लिए ट्रेन जो है अब मुहैया करा दी गई है। आप दिल्ली जाना चाहें, कलकत्ता जाना चाहें, या आप साउथ की तरफ भी जाना चाहें, चेन्नई हो गया, या अपने ट्रीटमेंट के लिए आप वेल्लोर जाना चाहें, पढ़ाई लिखाई के लिए बैंगलोर, हैदराबाद जाना चाहें, पुणे, लोग स्टूडेंट्स यहाँ से काफी जाते हैं। और तो ये तमाम तरह के जो है डायरेक्शंस के लिए ट्रेन यहाँ से प्रोवाइड करा दी गई है। और काफी यहाँ से जो लोग अगल बगल से भी लोग आते हैं रांची स्टेशन पे, ताकि वो अपना कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन जो है जाने आने का, वो पूरा कर पाए। तो ये एक रांची जो स्टेशन है केवल एक स्टेशन ही नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य का राजधानी को रिप्रेजेंट करता हुआ स्टेशन है। तो इसकी महत्वता अपने आप में ही काफी बढ़ जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत, एक तो कैपिटल का है और दूसरा है कि यहाँ से देश के कोने कोने में रेल जो है वह पहुंचता है और हमको पहुंचाता है वहां पर। रांची आप सुन रहे हैं अभी बातों बातों में श्री नीरज कुमार को, जो कि IRTS है, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है रांची रेल मंडल में, साथ ही सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर है। कोरोना काल एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मानव सभ्यता के सामने आ खड़ा हुआ। ये कोविड-19 जो है, और अब तो वैक्सीन का दौर भी आ रहा है। तो कोरोना काल तब, जबकि पूरा दुनिया लॉकडाउन को झेल रहा था, सभी लोगों के लिए एक नया अनुभव था कि ये क्या हो गया, कि घर में बंद हो गए हैं। उस वक्त आपका रेल मंडल कैसे कार्यों को मैनेज कर रहा था? कोरोना काल में बहुत सारे काम रांची डिवीजन ने किए हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम था, जैसे सबको पता है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स का मूवमेंट काफी हुआ था। जी हाँ। और पूरे इंडिया में जो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी वो आंध्र प्रदेश से, लिंगमपल्ली एक जगह है आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद के पास, लिंगमपल्ली से रांची के लिए पहली ट्रेन चली थी। तो किसी के लिए भी, सबके लिए नया एक्सपीरियंस था कोरोना। और मेरे लिए भी पहली बार, अगर कहीं और ट्रेन चली नहीं, पहली ट्रेन इंडिया की रांची के लिए चली। तो मुझे भी शुरू में नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे इतने सारे लोग होंगे, और एक ये भी था कि उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी आ रहे होंगे जिनको कि एक्सपेक्टेड है या पोटेंशियल कोविड हो सकता है उनको। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था ये। और साथ ही चूंकि इसमें बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व थी, जैसे कि मेडिकल टीम स्टेट एजेंसीज की, उसके अलावा जो जिला प्रशासन के लोग थे, पुलिस विभाग के लोग थे, और हमारी अपनी मेडिकल टीम थी। तो कई प्रकार के अलग अलग टीम्स इन्वॉल्व थी। हम लोगों ने मल्टीपल लेवल्स पे मीटिंग की और हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया जो कि इस पूरे चीज को टैकल करेगी। और फिर हम लोगों ने उस ट्रेन को रिसीव किया, फिर सबको अपने अपने बसों में बिठा के सारे जिले वाइज सबको भेजा गया यहाँ से। जिला प्रशासन ने का इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहता है। और फिर उसके बाद जैसे पहली ट्रेन आई, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से कई ट्रेनों को जो है हम लोगों ने यहाँ पे डील किया, और यहाँ से भी कुछ ट्रेनें गई। और मैं एक अंदाज के तौर पर बता दूं कि करीब 1 लाख के आसपास के लोगों को हम लोगों ने यहाँ रिसीव किया है सर। केवल रांची, अगर रांची में हम लोगों ने हटिया स्टेशन को उसको बेस बनाया था, तो वो सारे हम लोग डीलिंग हटिया स्टेशन होता था। तो हम लोगों ने लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ रिसीव किया। और आपको मैं बता दूं कि एक टीम ऑफ ऑफिसर्स थे, जिसमें कि एक मैं था और हमारे सहयोगी और भी सीनियर ऑफिसर्स थे, जिला प्रशासन के भी लोग थे, यहाँ के जो उस समय जो डीसी थे हुआ करते थे, और जो एसएसपी, एसपी, एसडीओ हमारे यहाँ से भी सीनियर डीसीएम, मैं और भी कुछ ऑफिसर्स थे, जो निरंतर ही लगभग हर ट्रेन को हम लोगों ने रिसीव किया है।
कई बार ऐसा होता था कि रात के 2 बज जा रहे हैं, 3 बज जा रहे हैं, हम लोग घर जाते थे और उसके बाद फिर चूंकि कोरोना में फिर आपको घर पहुंचने के बाद पूरा आप साफ सफाई का ध्यान रखना है, पूरा आपको नहाना है, अपने घर परिवार के लोगों को भी बचा के रखना है। तो फिर लगभग ये 3.5 महीना हम लोगों ने ये एक्सरसाइज किया और बिल्कुल एक मन में एक अलग तरह का मोटिवेशन, एक अलग तरह का उत्साह फील होता था कि आप अगर कर रहे हैं और एक मतलब फील होता था कि मतलब मौका मिला हम लोगों को कि देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। वही एक मोटिवेशन, अदरवाइज उसके लिए कुछ और हमारे पास मोटिवेशन नहीं था। इतने डिफिकल्ट टाइम्स में ही हम लोग तैयार रहते हैं। नॉर्मल डेज में तो कोई भी कर लेता है ड्यूटी, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स के लिए हम लोग को तैयार किया जाता है और शायद ऊपर वाले चाहते थे कि हम लोग कारक बने, मौका हम लोगों को मिले और हम लोग आगे मौका मिला हम लोगों को करने का और बहुत खुशी खुशी हम लोगों ने किया और वो हमेशा हम लोगों की मेमोरीज में एक अच्छी चीज की तरह हमारे साथ हमेशा रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग भी अखबार में मार्फत या जो न्यूज था उस चैनल, उसके मार्फत हम लोग भी सूचना प्राप्त कर रहे थे कि किस प्रकार से रांची रेल मंडल जो है वह इस मुश्किल काम को आसानी से कर रहा है। अब आज के दौर में तो जो छात्र हैं हमारे, वो बड़ा डिमोटिवेट कभी कभी हो जाते हैं कि क्योंकि स्कूल कॉलेजेस लगभग बंद है। अभी तो फिर से कुछ स्कूल और कॉलेज का परिचालन प्रारंभ हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से बच्चे जो हैं वो घर में हैं और इसमें दो तरह के हैं। एक तो बहुत छोटे बच्चे हैं और एक है जो कि कैरियर के एक सीमा पर है, जहां से अगले कदम पर उनका कैरियर है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना में अगर इसको हम लोग निगेटिव तरह से ले तो ये बहुत बड़ी महामारी है, पेंडेमिक है, लेकिन आपदा है। लेकिन इसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं किसी भी जो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि इस पूरे पीरियड में आप अपना हेल्थ जरूर ठीक रखें। कई बार ये होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे कुछ करना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, लेट उठ रहे हैं। नहीं, आप अपना एक एक रूटीन बनाइए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे या 6 बजे एक रूटीन बना ले अपना, मुझे एक एक्सरसाइज करनी है और स्टूडेंट्स हैं तो इनको एक्सरसाइज करना जरूरी भी है, हर किसी के लिए जरूरी है। तो वो एक्सरसाइज करें और उनका जो रूटीन है उसमें थोड़ी पढ़ाई में भी समय दे, थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ भी समय दे और उनका जो आगे का जो टारगेट है, जो खासकर जो करियर की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, उनका जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ लगे रही। तो ये जो दौर है वो तो टेम्पररी है, वो तो आज न कल गुजर ही जाएगा, लेकिन ये इस समय को अपने आप को तैयार करने में, अपना होमवर्क करने में, अपने आप को रेडी करने में, बोथ फिजिकली, मेंटली, एकेडमिकली, वो अपने आप को इम्प्रूव करें सो दैट कि जो आने वाला समय, जब परीक्षा की घड़ी आएगी, जब उनको दुनिया में आगे कंपटीशन देना होगा या उनको मार्केट में लड़ाई लड़नी होगी, तो उसके लिए वो तैयार रहे। तो जीत की तैयारी जो है, जीतने के लिए अभी से ये समय मौका है, पूरा का पूरा समय आपको मिला हुआ है, करें। और अब ये तो बहुत अच्छा समय है कि जो उनके गुरुजन हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनसे आप लैपटॉप या वीसी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वीडियो चैटिंग के माध्यम से उनसे तो आप कनेक्टेड हैं ही। उनका आशीर्वाद लें, उनका गाइडेंस लें और उनके द्वारा बताए हुए चीजों को वो पालन करें और पूरा दिन तो ऐसे गुजर जाएगा जैसे लगेगा कि दिन छोटा पड़ गया है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जिससे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ गया है। जी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसका करें, बुक्स पढ़ें, आप अपनी हॉबीज को स्किल करें। बिल्कुल सही कहा आपने। रांची, आप सुन रहे हैं बातों बातों में रेडियो खांची 90.4 एफएम पर श्री नीरज कुमार जी को, जो कि भारतीय रेल में चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर हैं और सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर हैं। वेलकम बैक रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सब का रेडियो। मैं हूं आपके साथ आनंद और आप सुन रहे हैं बातों बातों में। हमारे साथ हैं स्टूडियो में श्री नीरज कुमार, जो कि रेल मंडल में चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर हैं और सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर हैं। अब हम लोग अपने बातों बातों के अंतिम खंड की ओर हैं और इस जगह पर थोड़ी सी बातें ऐसी होंगी जो इन्होंने अपने छात्र जीवन में किया और हम सब लोग करते हैं। कोई स्कूल की कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें? स्कूल में जब हम लोग छोटे हुआ करते तो शैतानियां तो हर बच्चे करते हैं और मैं कोई एक्सेप्शन था नहीं। और जब हम लोग 10वीं कक्षा में थे तो एक हमने खास शैतानी की थी जिसपे कि इनफैक्ट क्लास के सभी बच्चे शामिल थे। तो हम लोग खेल रहे थे क्लास में, अपना हमारा टिफिन का जो ब्रेक हुआ तो उसमें तो हुआ ये कि एक ट्यूबलाइट जो है वो हम लोग खेलते खेलते ट्यूबलाइट तोड़ दी। तो फिर हुआ कि वो ट्यूबलाइट टूट गई, अब टीचर्स आएंगे, पनिशमेंट मिलेगा वगैरह वगैरह, क्लास के बाहर खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहीं और से लाके उसको ट्यूबलाइट को फिट कर दिया और आज तक किसी को पता नहीं चला कि कहाँ से ट्यूबलाइट फिट किया गया है। तो वो एक काफी मतलब पूरी घटना तो मैं बहुत छोटे में बता दिया, लेकिन वो पूरा घटना जो है करीब 1.5-2 घंटे चला था। तो जितने में पूरा दिमाग यूज हुआ, कैसे करें नहीं करें, क्योंकि जब क्लास खत्म हो गया, टिफिन टीचर आएंगी, बहुत स्ट्रिक्ट थी हमारी क्लास टीचर, तो उससे हम लोग बच गए और किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। बट
और सारे लोग एक साथ यूनाइट होके उससे बचने के लिए हम लोगों ने काम किया, तो दैट वाज अ गुड मेमोरी। जी हाँ, बिल्कुल। और सिविल सेवा की तैयारी, जी ये हर एक विद्यार्थी के लिए एक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि सिविल सेवा की तैयारी करें। रेडियो खांची को सुनने वाले जो युवा छात्र हैं हमारे, अगर वो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी की क्या दिशा होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो सिर्फ आप सिविल सर्विस की ही तैयारी करें। हम्म, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है कि चलो ये मान के मन में कहीं ना कहीं मन के कॉर्नर रहता है कि चलो सिविल सर्विस की हम लोग तैयारी करें, अगर ये नहीं हुआ तो हम जो है किसी पीएसयू में चले जाएंगे या पीओ बन जाएंगे या हम्म, ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। जहां आपने ये सोचा, तो पहले तो आपको मन में जीतना है, जब अपने हम्म, दिमाग में इस गेम को, इस एग्जाम को जीतना है, तभी आप उसको एक्चुअली में जीत पाएंगे। तो पहले की दो नाव पे पैर न रखें। हम्म, आप अगर सिविल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप पूरी तरह से मोटिवेटेड, डेडिकेटेड होकर इसी की तैयारी करें, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरा, आजकल पहले होता था कि लोग दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं और चूंकि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं और पढ़ने का वहाँ पे माहौल है। अब चूंकि ऑनलाइन चीज़ें हो रखी हैं और जो कोर्स मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ हो रखी है, हम्म, तो वो उसके बहुत ज़्यादा फिजिकली ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं तक जाएं। आप रांची में भी रह के तैयारी कर सकते हैं, आप गांव में हैं, घर में जहाँ पे भी है रह के वहाँ तैयारी कर सकते हैं। बट है कि प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलना ज़रूरी है। अगर या तो अपने आपके जो गुरुजन हैं, जो टीचर हैं आपके, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, या किसी ऐसे से जिन्होंने खुद ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा हो, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। किताबों का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। आजकल क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग जो होता है कुछ स्टडी नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स आप पढ़ें, लेकिन बेसिक किताब जो होता है, टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, या बेसिक जैसे कि आप ज्योग्राफी की अगर सब्जेक्ट आपने ले रखा है, या फिलोसफी, साइकोलॉजी, या कोई इंजीनियरिंग के विषय ले रखे, तो जो उनके टेक्स्ट बुक्स, हर विषय के अपने बेसिक टेक्स्ट बुक्स होते हैं, वो टेक्स्ट बुक सिलेबस के हिसाब से जरूर पढ़ें पहले। वो पढ़ लें, उसके बाद ही आप खुद कोशिश करें कि हम खुद ही नोट्स बनाएं। बाकी जो रेडीमेड नोट्स हैं या बाकी जो है उनको आप रेफरेंस के लिए जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल। ओरिजिनलिटी पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। रट रटा के सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं हो सकता है। नहीं, ओरिजिनलिटी चाहिए, और उसमें जो आपने जो कर रखा है सेल्फ स्टडी, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप रेडियो खांची के स्टूडियो में हैं। रेडियो खांची बहुत कम समय में ही रांची की पसंद बनते जा रही है। काफ़ी फीडबैक हमें मिलता है, लोग फ़ोन भी करते हैं। तो रेडियो खांची और रांची, इनके बारे में आप क्या कंक्लूडिंग लाइन बोलना चाहेंगे? देखिए, रेडियो खांची तो काफी अच्छा कर रही है, और जितने कम समय, मार्च से ही स्टार्ट हुआ है, और जितने समय में ये घर घर में हो गया है, और हम सब लोग इससे लाभान्वित होते हैं। और जैसा कि अभी कोरोना पीरियड में भी सारे लेक्चर्स वगैरह जो दिए जी गए हाँ, जी हैं, तो हाँ। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट नहीं हो रहा है, हम जैसे जैसे लोग हैं वो भी कुछ लेक्चर्स सुन के काफी इससे बेनिफिट मिलता है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जैसे कि आपने लोगों को लेकर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को लेकर आए, तो जो स्टूडेंट्स है वो सुनेंगे, मोटिवेट होंगे, और निश्चित काफी रूप से। अच्छा ये कार्य मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ये काफी कम समय में भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि सदियों से है, ये बहुत पुराने से चल रहा है। जी, तो ये इसकी रीचेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ सके, और केवल ये स्टूडेंट्स तक ही सीमित न रहे, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में जितने भी सोसाइटी में हमारे लोग हैं इसका इस्तेमाल कर सके, वेराइटी इसकी इंप्रूव हो, उसके तरफ ये हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपका। और रांची, अभी आप सुन रहे हैं बातों बातों में, रेडियो खांची 90.4 एफएम पर। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही अलग तरह के बातों के साथ श्री नीरज कुमार जी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के, जो कि रांची रेल मंडल में चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं और सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर भी हैं। इन्होंने अपनी बातों से, मुझे लगता है कि कम से कम छात्र तो बहुत ही ज्यादा प्रेरित हुए होंगे। और जो रांची आप सुन रहे हैं, आपको पता चला होगा कि यह रेलवे व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से काम करता है। आप हमारे स्टूडियो में आए नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि रेडियो खांची में फिर आप आकर इसी प्रकार से रांची के साथ अपने मन की बातों को रख सकें। यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।